फ्रीजिंग पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं कि जहाँ पे लिक्विड स्टेट जस्ट स्टार्ट बिगन टू सॉलिडिफाई, वो पॉइंट जहाँ पे चीज सॉलिड होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा था एट विच द सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्वेंट का मतलब ये है कि ना तो वो पूरा सॉलिडिफाई है ना ही पूरा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उसमें फ्रीजिंगनेस आना स्टार्ट हो गई है। तो ये भी आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये वेपर प्रेशर के कम होने पर डिपेंड करती है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है तो सारी प्रॉपर्टी स्टडी होती है। तो वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना और कम होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब हम इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी करते हैं, जिसमें आप देखें पहले ग्राफ में, उस ग्राफ में आपके पास क्या आता है, जो कर्व आपके पास स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले आपके पास एक लाइन आती है। आपको पता है कि जब हमने किसी चीज को फ्रीज करना होता है तो हमेशा याद रखना हम उस चीज के टेम्परेचर को कम करते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, अगर हम गैस फेज से लिक्विड में आ रहे हैं तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं तो और कम करेंगे। तो वो कहता है कि अगर हम सॉल्वेंट आपके पास सपोज इस पॉइंट पे, आप यू कैन से दैट ये आपके पास ए पॉइंट है, आपके पास जैसे जैसे आप देखो टेम्परेचर इस तरफ राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो आप देखो आपके पास वेपर प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जब वेपर प्रेशर आपके पास कम हो रहा है तो चीज के जो आपके पास जो भी कंडीशन, जो भी कंपाउंड जिस स्टेट में दिया जा रहा है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर ये पहले सपोज गैस फेज से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे लिक्विड फेज पे आ गया। अब लिक्विड से कम होता होता एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके पास जहाँ पे जाके इसका कर्व पूरा स्मूथ सा आ जाएगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये वो पॉइंट है जब यहाँ पे आके आपके पास जो लिक्विड स्टेट है सॉलिड का एक पार्टिकल उसमें बन जाएगा। आप ये कह सकते हैं यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उसके बाद और टेम्परेचर को आप कम करोगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फ्रोजन सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो सॉल्वेंट आपको दिया गया था वो अब ऑल आपके पास सारी वेराइटी उसके अंदर पार्टिकल्स की जो है वो सॉलिडिफाई हो चुकी है। तो ये बेसिकली टेम्परेचर को कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर जितना कम आपके पास होगा उतना ही उस चीज का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, और अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी फर्क आ जाता है। तो हम सबसे पहले जब भी कर्व बनाएंगे तो हम एक सॉल्वेंट सिस्टम का कर्व बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इट इज अ प्योर। प्योर मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास प्योर फॉर्म में होगी, बाकी सबकी कंपैरिजन इससे करते हैं। तो आप देख लो, अगर आप हम ये बात करते हैं कि आपके पास ये प्योर चीज का कर्व है तो एक कर्व तो आपका ऐसा भी आएगा ना जब आप सल्यूट ऐड कर दोगे। तो जब सल्यूट ऐड करते हैं तो हमें पता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे हमने कल स्टडी किया था कि आपके पास वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंड होता है, तो यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कम होगा आपके पास। जब सल्यूट ऐड करेंगे तो कर्व आपका भी इसके नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा ये इतने पैरामीटर आपके पास, वेपर प्रेशर पहले यहाँ था अब वो यहाँ पे आ गया, यानी वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। लेकिन उसके साथ इसमें चेंज ये आता है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता, वो कम होता है। अब वो कैसे कम होता है उसको थोड़ा सा आपके सामने एक पिक्चर की फॉर्म में और देख लेते हैं, कि पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने है अभी। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गया जहां से कर्व की जो पॉइंट है या कर्व की शेप जो है वो चेंज होती है, उसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का। आप इसको नहीं कहोगे, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, जिस पॉइंट पे जाके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए उस पॉइंट से बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, पानी ने बॉइल होना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जहाँ उसका एक पार्टिकल भी सॉलिडिफाई हो गया तो हम कहते हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। तो ये आपके पास बेसिकली कर्व है जो आपकी बुक में दिए गए हैं, हम इसी को लेके चलते हैं। आपके पास कर्व में आपको नजर आ रहा है कि प्योर सॉल्वेंट है, आपके पास प्योर सॉल्वेंट दिया गया है, उसका जो कर्व है वो आपके पास शो किया गया है सी, बी एंड ए। हम पहले हमेशा प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे। प्योर सॉल्वेंट में किसी चीज की इंटरप्शन नहीं है, कोई मॉलिक्यूल आके हिंड्रेस नहीं कर रहे, रुकावट नहीं पैदा करें, वो मॉलिक्यूल बड़े आराम से स्मूथली वेपराइज होंगे, वेपराइज होके आपस में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये आपके पास सी से बी जो स्टेट है इट इज द प्योर सॉल्वेंट एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता गया बिकॉज टेम्परेचर आपके पास कम हो रहा था, वो कहते हैं ये पॉइंट बी जो आपके पास आ गया है, ये जो पॉइंट बी आपके पास मौजूद है, ये पॉइंट बी आपको कहता है कि दिस इज द पॉइंट विच रीच्ड, जहां पे जाके लिक्विड अपनी स्टेट बदलना स्टार्ट कर देगा। इसको हम कहते हैं दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और इस टेम्परेचर, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसे हम कह देते हैं दिस इज द टी एफ नोड। टी एफ नोड का मतलब क्या होता है, दिस इज द
फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और इस टाइम जो प्रेशर होगा वो आपके पास क्या होगा, आप उसको नोट कर लो। आपके पास जो प्रेशर है वो आपके पास पीएस से शो किया गया। ये जो पीएस है आपके पास, ये बेसिकली क्या चीज है, अब आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे बी पॉइंट से तो पीएस मैच किया हुआ है, लेकिन हमने तो बात की थी कि जो आपके पास प्योर चीजें होती हैं उसके लिए तो हम नॉट का सिंबल यूज करेंगे। तो इस पॉइंट को आपको जो क्लैरिफाई करने के लिए आप ये देखो, यहाँ पे एक आपको लाइन डॉटेड नजर आ रही है कि बी से लाइन डॉटेड है, क्योंकि आपकी कर्व की शेप पहले तो बड़ी स्मूथ थी, सीधी सीधी आ रही थी, लेकिन बाद में जाके वो नीचे हो गई। लेकिन अगर ये कर्व स्मूथ ही रहता तो यू कैन से दैट, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं। हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा इमेजिनरी लाइन है, एक्स्ट्रा इमेजिनरी लाइन है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि इसका प्रेशर क्या बना था। अगर हम इसको यहाँ से प्रेशर नोट करेंगे तो हम इस प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर नोट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो आपके पास चीज है वो आपके पास सॉलिड हो चुकी है, जबकि यहाँ पे जो चीज मौजूद है वो लिक्विड है। हम लिक्विड का कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं इस पॉइंट पे जाके जहाँ पे आपके पास फ्रीजिंग बिगन हो जाती है, उस पे जो टेम्परेचर आपके पास होता है वो TF नोड है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉटेड करें, ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट करें डॉटेड लाइन से, तो जो पॉइंट आपके पास आता है उसको उसने पी नॉट कह दिया, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे इसको पीएस से शो किया है। पीएस मतलब यहाँ पे प्रेशर ऑफ द सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, यानी वो प्रेशर जिस पे आपके पास लिक्विड स्टेट चेंज कर रहा है टुवर्ड्स सॉलिड। तो ये आपके पास जो ग्राफ आता है इसे हम कहते हैं कि ये प्योर कंडीशन का ग्राफ है। तो यही सारी बातें वो पैसेज में लिखी हुई है। उसके बाद कहता है जैसे जैसे आपने सल्यूट ऐड किया, अब वो सॉल्वेंट अकेला नहीं रहा, अब सॉल्वेंट सल्यूट के साथ मिलने से आपके पास क्या बन गया, इट बिकम्स अ सोल्यूशन। तो हमेशा याद रखो, जब भी सल्यूट ऐड करते हैं तो उतनी ही तादाद में आपके पास क्या करता है, आपके पास उतने ही वेपर प्रेशर उतनी अमाउंट में डिक्रीज करता है। तभी हमारे पास ये कर्व अबव सॉल्वेंट ग्राफ से नीचे की तरफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, यही इसका डिस्टेंस हमें बताता है कि वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अब हमने जो चीज पैरामीटर स्टडी करना है, जो स्टडी हम कर रहे हैं वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहता है अगर हम इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को देखें, फॉर एग्जांपल आप ये देखो, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट एक्सटेंड करेगा, और जितनी स्पीड से या जितनी अमाउंट से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतनी ही तादाद में आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो गैप आपके पास आता है, ये गैप उतना ही होता है जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो कहते हैं जो ई से आपके पास ग्राफ आता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने सल्यूट ऐड कर दिया, थोड़ी सी वेरिफिकेशन आ गई। कहता है ई से आप टेम्परेचर को लो करना शुरू करोगे, ये लो करते करते आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि आपके पास एक ये भी चीज याद रखो, जब हम सल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो जो पहले से एक ऐसा पॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेट अपने पड़ा हुआ है जहाँ पे दो स्टेट बैलेंस हो जाती है, वो पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है जब आप कोई चीज बाहर से एक्सटर्नली ऐड करते हैं। जब आप एक नॉर्मल अकेले बैठे होते हो, आप बड़े स्मूथली अंदाज में बैठे होते हैं, लेकिन बाहर से कोई आके आपको तंग कर डिस्टर्बेंस होती है ना, तो सेम ही आपके साथ यहाँ पे सॉल्यूट की केस में होता है कि नॉर्मल सॉल्यूशन बड़ा आराम से रह रहा था, लेकिन सॉल्यूट ने आके उसे डिस्टर्ब किया, तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके तो जो पॉइंट पहले आपके पास बी पे बन रहा था, अब वो देखो कितने गैप के बाद आएगा, यानी ये काफी ज्यादा गैप अपना अटेन कर लेगा फ्रीजिंग पॉइंट को लाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कम होगा। तो जो पॉइंट पहले बी पे आ रहा था वो अब नीचे ड्रॉप करके एफ पे चला गया। तो अब ये देखो, इसका बी पॉइंट से अगर हम ग्राफ पे लाइन प्लॉट करें टी एफ पे, और एक आपके पास लाइन है टी एफ एस, ये जो एस है ना ये सॉलिड के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द सोल्यूशन, कि जो आपके पास सोल्यूशन में चीज आपके पास आ गई है। ठीक है, ये आपके पास नोड है फॉर द प्योरेस्ट फॉर्म। तो कहते हैं अगर हम इस पॉइंट को चेक करें, वी आर डिस्कसिंग, हम ये पॉइंट अगर देखें तो आप देखोगे इसमें और आपके इस पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। ये पॉइंट पहले कितने गैप में था और ये पॉइंट कहाँ जाके अटेन हुआ, तो यानी वो बैलेंस पॉइंट दोबारा से अटेन करने के लिए उसको अपना टेम्परेचर मजीद कम करना पड़ा। आपको ये याद रखना है कि हम कहाँ मूव करें, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जब भी जाएंगे तो चीज कम होती है। तो पहले टेम्परेचर जो T5 TF नोट था वो अब चेंज हो गया TFS बन गया। तो वो कहते हैं ये जो पॉइंट आपके पास दोबारा बनता है ये काफी टाइम लेके बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया है, उसमें दबाव आ गया, उसे हमने कम कर दिया। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये टेम्परेचर दोबारा से अटेन होगा TFS का नाम दे दिया गया, जो न्यू प्रेशर आपके पास बना उसे प्री का नाम दे दिया गया। तो कहते हैं अगर हमें ये चेक करना हो कि ओरिजिनल और पुराने वाले जो नए बनने वाले में उसमें क्या फर्क है, तो उसी डॉटेड लाइन से उसने मैच करके पी नोट बना के उसे आपको शो कर दिया।
तो अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यही जस्टिफाई करना है कि जैसे आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थी, जैसे डेल्टा टी भी आप लोगों ने पढ़ा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके पास किसके, आपके पास डायरेक्टली लिंक करता था टूवर्ड्स मोलैलिटी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो एलिवेशन और सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोलैलिटी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका कांस्टेंट आपके पास था के बी, तो इसका कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, ठीक है। यानी कांस्टेंट भी बिल्कुल सिमिलर है। जो ऊपर वाला के बी कांस्टेंट था वो था आपके पास मोलर हीट ऑफ एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर का कांस्टेंट, और ये आपके पास किसका लिए आ जाएगा, मोलर हीट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट। तो सारी चीजें सिमिलर थी, सिर्फ ग्राफ का फर्क था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हम ग्राफ देखिए कहाँ से चेक करते थे, यहाँ से चेक करते थे, और जो फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने ग्राफ देखना है वो हमने बैक साइड से देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, एलिवेशन बढ़ता है, टेम्परेचर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कम होगा, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आपके पास इंक्रीज करता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द ग्राफ, कि आपने ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, तो आप ये ग्राफ बनाओ, जो बातें मैंने आपको ओरली बताई हैं चाहे ऊपर पैसेज से पढ़ो, ये बातों को आप एक्सप्लेन कर दो, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय या हाउ डू यू प्रूव दैट कि आपके पास जो टी बी फैक्टर है, जैसे टी बी आपके पास कॉलिगेटिव है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आपके पास कॉलिगेटिव इन नेचर है, तो वहां पे आपने ये बात मेंशन करनी है, बिकॉज जस्ट लाइक अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके पास जो फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट ऐड किया जाता है, तो इट मींस इट इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैथमेटिकली इसको प्रूव करना पड़े, सेम वैसे ही तरीका है जैसे हमने सारा कल किया था, इसमें कोई चेंज नहीं है। कल जो हमने पढ़ा था सेम वैसे ही था, आप उसको देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम एक और चीज नोट कर लेते हैं, जो चेंज आएगा वो चेंज आपके पास कहाँ से आता है। आप ये देखो, ये जो आपके पास चेंज आएगा ये इस पॉइंट के दरमियान आएगा, ठीक है। आपने T1 को नाम दे दिया है अगर TF, ठीक है, हम अगर T1 को नाम दे देते हैं TF नोट, और बाद वाले को नाम दे देते हैं TFS। इट्स अप टू यू, आप जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, ताकि वो सारे टाइम पे वही नाम यूज करना है। तो ये आपके पास डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कितना कम हो गया। अब हम पहले हमेशा डेल्टा को पढ़ते थे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब आप कहोगे फाइनल तो ये T2 आ गया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो फाइनल है, यहाँ पे हम जो चेंज नोट करते हैं, आपके पास चेंज क्या था पहले, चेंज फाइनल्स में से इनिशियल को माइनस करना था, हम T2 माइनस T1 नहीं करते यहाँ पे। अगर हम उस तरह करेंगे तो हमारे आंसर में जो एडिशन हो जाएगी, कमी नहीं आएगी। आपने टेम्परेचर कम होना नोट करना है कि कितना कम हो गया है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -5 आ रहा था पहले, तो अगर आप उसमें देखोगे 0 से करोगे तो वो टेम्परेचर 5 गुना और पीछे आ जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये होगा जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले था ना, उसमें और 5 गुना ऐड कर दो तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट और बैक साइड पे मूव कर जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं आपके पास कि इसको कॉलिगेटिव इन नेचर हमने कैसे प्रूव करना है। उसके लिए आपके पास क्या है, सेम वही फॉर्मूला जैसे हमने कल किया था कि आपके पास क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू T1 माइनस T2। उसके बाद डेल्टा टी एफ बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। मोलैलिटी का मतलब होता है यू आर डिस्कसिंग, आप इस चीज को डील कर रहे हो कि आपका जितना भी सल्यूट डाला गया है वो यू आर टेकिंग दिस सल्यूट इन टर्म्स ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है ये बिल्कुल वही है जो कल वाला था, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज आना भी नहीं है। आपने सिर्फ वही वाला पिछले वाला रिपीट करना है, सारे पैरामीटर्स वही हैं। तो जब पेपर में सिर्फ सवाल पूछेंगे, आपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो ऊपर पड़ी है, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे और इतनी सी डेरिवेशन करके उसको स्किप कर देंगे। हाँ, अगर आपसे कहता है कि आप इससे मोलर मास फाइंड करो, तो यहाँ से फॉर्मूले को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपके पास क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने मोलर मास करना है, वो आपकी बुक में ये सॉल्व हुआ है फॉर्मूला पूरा,
कि मोलैरिटी आपके पास होती है 1000 V2 ओवर W1 इंटू M2। अगर आपने फाइंड आउट करना है किसी भी फैक्टर को किसी भी टाइम पे, तो हम उसे रीअरेंज करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला रीअरेंज करके याद नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट ये वाला फार्मूला ही याद रह जाए, तो यू कैन रीअरेंज इट। तो इस इक्वेशन में देखो, आप देखो कि यहाँ पे KF भी कांस्टेंट है, डेल्टा आपके पास 1000 भी कांस्टेंट वर्ड है, W2 भी कांस्टेंट है, W1 भी कांस्टेंट है। तो आप देखो इस पूरी इक्वेशन में ये चीज डिपेंड किस पे कर रही है, एक डेल्टा T पे डिपेंड कर रही है और एक मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। तो ये इक्वेशन जस्ट लाइक आपके पास जो प्रीवियस आपने पढ़ा था, लेक्चर लिया था, उसमें भी आपके पास यही इक्वेशन थी, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आपके पास ये किस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पे फ्रीजिंग पॉइंट या सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती कि किस तरह का ऐड किया गया, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अमाउंट में ऐड किया है। ठीक है, उसमें सिर्फ अमाउंट को डिस्कस करेंगे और किसी चीज को नहीं। तो यही आपके पास फॉर्मूला दोबारा यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एक स्लाइड है जिसमें आपके पास ये चीजें डिस्कस की गई हैं। उसमें आपके पास पहला पॉइंट है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशन एंड डजंट डिपेंड। ये KF की वैल्यू भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। KF मतलब आप जितना मर्जी ये, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आप जितनी मर्जी वैल्यू बढ़ा लो कम कर लो, KF हर चीज का एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंपाउंड देखो, अगर आप देखो यहाँ पे आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता क्या होता है, 0। और फेनॉल देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, और 40। कहते हैं जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपैरिजन करोगे, आप देखोगे आपकी जो K की वैल्यू है ना, वो हर अपने कंपाउंड के लिए तो फिक्स्ड है। अगर वाटर के अंदर बार बार कोई चीज ऐड करी होगी तो उसका K की वैल्यू सेम रहेगी। फिनॉल में कोई चीज ऐड कर रहे हो तो K की वैल्यू सेम रहेगी। नेफ्थलीन में कोई चीज डाल रहे हो तो उसकी K की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन आपके पास जो बाकी पैरामीटर देखो, ये आपके पास क्या है, ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको अगर एक दो याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने पहले 2 पॉइंट सिर्फ करने वाले हैं आपके। ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन आपके पास है कि आपको अगर पूछा जाए प्रेशर के लिहाज से, आपसे पूछा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ कैसे लिंक करता है, तो आपने सिर्फ डील क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला क्या याद करना है कि आप उसमें देखोगे पूरी इक्वेशन प्रीवियस वाली है, सिर्फ फर्क कहाँ पे आया है, जहाँ पे V2 और M2 की वैल्यू थी। ठीक है, V2 की जगह पे आपने उन्होंने डेल्टा भी कर दिया है और आपके पास P नोट कर दिया। तो इसमें आप देखो ये जो P नोट है आपके पास, ये कांस्टेंट टर्म में प्योर की, तो डेल्टा T के और डेल्टा P के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर आपके पास वेपर प्रेशर का कम होगा। और वेपर प्रेशर आपके पास, आपको एक रिलेशन में यहाँ पे आपके सामने अभी मेंशन कर देती हूँ। उस वेपर प्रेशर में देखो, जितना वेपर प्रेशर आपके पास कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ेगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कम होगा। तो यू कैन से दैट कि जितना आपके पास वेपर प्रेशर कम होगा, ग्रेटर विल बी द लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग।